आपको पता है कि हम अर्नोबा सर जो कि हमारे एलएफपी कोच हैं, उनको एक तरीके से वो कौन है, वो है एसएमई। एसएमई कौन होते हैं? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, है ना, जिनको डिटेल डेप्थ के जो तीन फ्रेमवर्क्स हैं, ये तीनों फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने कस्टमर से बात करेंगे तो इन फ्रेमवर्क्स को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपका कस्टमर बता रहा है जो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से दूर की जा सकती है। तो फ्रेमवर्क नंबर 1 जो है वो होगा आज के सेशन का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। फ्रेमवर्क नंबर 2 जो है वो है 5R मॉड्यूल। एंड फ्रेमवर्क नंबर 3 जो है दोस्तों वो है इंक्रीज योर बिजनेस टर्नओवर। अब देखिए तीसरे नंबर का फ्रेमवर्क का नाम ही समझ लीजिए आप क्या है, इंक्रीज योर बिजनेस टर्नओवर, है ना। काफी सारे कस्टमर आपको बोलते होंगे ना, सर मेरे को अपनी सेल्स बढ़ानी है, मेरे को अपना टर्नओवर बढ़ाना है। तो ये देखिए काम का फ्रेमवर्क है तीसरा नंबर। पहला फ्रेमवर्क जो है वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हेल्प करेगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हेल्प करेगा। 5R मॉड्यूल क्या होता है ये भी आज आपको जो है अर्नब सर समझाने वाले। तो ये तीनों फ्रेमवर्क बहुत पावरफुल हैं। ध्यान से ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, अपना डायरी नोटपैड पेन रजिस्टर जो है वो रेडी करके रखिएगा। एक और बात, सेशन के लास्ट में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ना कुछ खास अपडेट शेयर करता हूं। तो आज कुछ खास अपडेट, कुछ नई अपडेट आप सबके साथ में जो है सेशन के पहले अर्नोबा सर सेशन कर लें, ट्रेनिंग दे लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में जो है सेशन के लास्ट में कुछ खास, कुछ न्यू अपडेट जो है वो शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग हो गई तो उसके बाद जो है सेशन को आप छोड़ दें बीच में, है ना। तो चलिए अब इनवाइट करते हैं अर्नोबा सर को, ज्यादा देरी ना। Arnaba sir, very good morning and over to you, Arnaba sir. गुड मॉर्निंग सर। एंड आपने अपने तीन फ्रेमवर्क आज क्या होगा वो बता दिया। तो अभी तीन फ्रेमवर्क के नाम से ही पता लग रहा है मोस्टली ये जो फ्रेमवर्क है वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, राइट। पहला प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लास्ट वाला टर्नओवर पे है, बट उसमें प्रोडक्ट में एंड हमारे मार्केटिंग में क्या क्या चेंजेस हो सकता है उसके ऊपर है। मैं डिटेल में जाऊंगा जब हम पीपीटी एक बार शेयर करते हैं, देन विल गो इन डेप्थ। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा इफ इट इज विजिबल। होप दिस इज विजिबल सर, Right, sir. राइट। Right, sir. Right. बिल्कुल। ऑलराइट, परफेक्ट। सो पहला फ्रेमवर्क प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्यों कहाँ काम आ सकता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? जब आपके कस्टमर आपको ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास ना बहुत इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मेरे पास मुझे पता ही नहीं है कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे रखना चाहिए, कौन सा नहीं। अच्छा, ये ना कई बार जो हमारे रिटेलर्स है उनके लिए भी काम आता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट रखूं दुकान में, कौन सा नहीं। डिलीवरी वाला आता है, उनका जो आई मीन सप्लायर है, उनसे एक पर्सन आता है, आके सारा सामान देखे जाता है और कहता है भाई ये सारा सामान रखना पड़ेगा। वो डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई इंसाइट नहीं होता, कोई डेटा नहीं होता जिस बेसिस पे वो डिसीजन ले सके, राइट। तो इसलिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का फ्रेमवर्क यहाँ पे काम आ सकता है रिटेलर के लिए। जो बिजनेसेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है या सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी है, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट उनको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, कौन सा नहीं, वो डिसाइड करने में भी ये फ्रेमवर्क उनको मदद करेगा। सो दोस्तों सिंपली अगर सिंपल टर्म से समझे तो फिर ये चाहे रिटेलर हो, चाहे प्रोडक्ट बिजनेस करने वाला हो, चाहे सर्विस बिजनेस करने वाला हो, तीनों के लिए इक्वली इफेक्टिव है। देन 5R मॉड्यूल, इसमें बेसिकली हम लोग 5 चीजों पर चर्चा करेंगे, जैसे रेटिंग, रिव्यू, रिटेंशन, रेफरेंस एंड रिपीट, राइट। ये 5 चीजों पे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कस्टमर से प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यू लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से काम करेगा, एंड देन हम लोग रिटेंशन पे कैसे फोकस करें, कस्टमर को रिपीट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। एंड लास्ट जो है, जो सबसे जरूरी है एक बिजनेस के लिए, दैट इज टर्नओवर। तो बिजनेस टर्नओवर बढ़ाने के ऐसे कौन से 5 तरीके होते हैं, वो हम आज के फ्रेमवर्क में कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला फ्रेमवर्क क्यों करना चाहिए, पहले एक 13 पॉइंट फ्रेमवर्क मिलेगा आपको एसेस करने के लिए। दूसरा एबीसी एनालिसिस, मेरा प्रोडक्ट जो है उसका एबीसी एनालिसिस, कौन सा प्रोडक्ट मेरा ज्यादा बिकता है, कौन सा नहीं बिकता, कौन सा बिल्कुल ही नहीं बिकता, राइट। जिससे जिससे हम लोग ये भी कहते हैं फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग प्रोडक्ट। देन अननेसेसरी प्रोडक्ट मेरे पोर्टफोलियो में जो है वो रिमूव कैसे करें। अगर आप लोगों को पता होगा एग्जांपल पतंजलि का, पतंजलि में ये केस हुआ था कि इन लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड ऑन कर लिए थे, 1000 एसक्यूज पे चले गए, राइट।
अब इससे हुआ क्या, पतंजलि ने अपनी जीन्स लॉन्च कर दी। ठीक है, पतंजलि ने जीन्स लॉन्च करी, देसी जीन्स, पतंजलि जीन्स। बट द प्रॉब्लम इज, जब उन्होंने एबीसी एनालिसिस किया, जब उन्होंने ये किया कि मेरा फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग प्रोडक्ट क्या है, तो उनको पता लगा कि भाई मेरा जो जीन्स है वो मेरा नॉन मूविंग प्रोडक्ट है। पतंजलि के जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो धोती कुर्ते वाले लोग हैं, वो जीन्स नहीं खरीदेंगे। और जो जीन्स खरीदने वाले लोग हैं, वो लिवाइस के पास जाएंगे, फ्लाइंग मशीन के पास जाएंगे, या फिर और भी जो ब्रांड्स हैं उनके पास जाएंगे, वो पतंजलि का जीन्स नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने अपने ब्रांड आइडेंटिटी को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया, अननेसेसरी प्रोडक्ट उन्होंने ऐड कर दिया। एग्जाम्पल और देखिए, कोलगेट ने एक बारी रेडी टू ईट फूड में एंटर किया था। रेडी टू ईट फूड आप मतलब शॉप से परचेज करो एंड यू कैन हैव इट, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप जिस प्रोडक्ट को एज ए टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, वही प्रोडक्ट जब खाने का सामान लेके आया ना, तो ब्रांड आइडेंटिटी डाइल्यूट होती है। ठीक है, कल के दिन अभी मैं एचपी का लैपटॉप चला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कल के दिन अगर मैं कहता हूँ कि एचपी का कपड़ा आ रहा है मार्केट में, ठीक है, या फिर कल के दिन मैं कहता हूँ कि भाई फ्लाइंग मशीन कंपनी है, उसकी जीन्स अच्छी मिलती है, वो लैपटॉप ला रहा है या फिर मोबाइल फोन लॉन्च कर रहा है। अगर अगर आप टेक रिलेटेड फील्ड में एग्जांपल देखो, तो फिर आपको एग्जांपल मिल जाएगा। Xiaomi ने एक बार बहुत प्रीमियम प्राइस पे अपना फोन लॉन्च किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज प्राइस समवेयर अराउंड 82,000 के आसपास उन्होंने लॉन्च किया था। क्या हुआ, अननेसेसरी प्रोडक्ट एक ऐड हो गया, कॉस्ट बढ़ गया, बनाने के लिए कॉस्ट बढ़ गया, बट सेल हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? Xiaomi के जो कस्टमर है वो चाहते हैं सस्ता फोन, और जो 82,000 का फोन खरीदेगा वो वन प्लस, सैमसंग, आईफोन, इन तीन फोन पे ब्रांड पे फोकस करेगा। ठीक है, अभी आजकल मार्केट में कुछ एक दो ब्रांड और आए हैं जो इस फील्ड में घुस रहे हैं, बट देन मेन जो टॉप थ्री कॉम्पिटिटर इस फील्ड में है ना, वो ये यही थी। तो जो Xiaomi का कस्टमर है, वो बोल रहा है भाई मेरे को 10,000 रुपए, 12,000, 15,000 में फोन चाहिए, और जो 82,000 का है वो बोल रहा है मेरे को आईफोन चाहिए। तो उनका जो प्रोडक्ट 82,000 में लॉन्च हुआ है ना, वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा था, तो उनको वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना पड़ा। Then to assess the top line and bottom line contribution of product categories, मेरा प्रोडक्ट टॉप लाइन, बिजनेस में दो ही चीजें मेन फोकस होती है, ठीक है, मेरा टॉप लाइन क्या है, मेरा बॉटम लाइन क्या है। टॉप लाइन क्या होता है कि मैं पूरे साल में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, और बॉटम लाइन क्या होता है, सारा खर्चा निकाल के नेट, पैट जो हम कहते हैं, नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं, पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे कहते हैं, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद भी कितना पैसा मेरा बच रहा है। मैंने फाइनेंस वाले ने जब फ्रेमवर्क किया था मैंने फाइनेंस का, तब मैंने ये कैलकुलेशन बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट हटाने के बाद, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट हटाने के बाद, साहूकार सरकार का पैसा हटाने के बाद जाके मेरा पैट आता है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके प्रॉफिट में, आपके टॉप लाइन में, आपके बॉटम लाइन में, और कौन सा प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। कई बार नाउ ये चीज थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है ना, कुछ केसेस में जब आप कस्टमर से बात करते हो, कुछ केसेस में आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है सिनेरियो। अगर जैसे मोबाइल का शॉप है, ठीक है, मोबाइल उसका हो सकता है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, बट मोबाइल का टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूशन कम है। टॉप लाइन में खैर है भी, बॉटम लाइन पे कंट्रीब्यूशन कम है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है मोबाइल के बिजनेस में। बट वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, फिर साथ में मोबाइल के एसेसरीज रखने लगते हैं। चार्जर हो गया, हेडफोन्स हो गए, एयरफोन हो गए, एयरपॉड हो गए, फोन के कवर हो सकते हैं, टेम्पर्ड ग्लास हो सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। अब ये टॉप लाइन पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। एक टेम्पर्ड कितने का आता होगा, मेरे ख्याल से 200-250 रुपए मैक्सिमम, 200-250 रुपए का एक टेम्पर्ड ग्लास आता है। बट उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है, तो कुछ कुछ कंपनीज ऐसे भी है जो 150 से 200 रुपए के टेम्पर्ड ग्लास में ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट पे चल रहा है। 70% प्रॉफिट इट्स अ मैसिव थिंग अगर आप प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस में हो। फोन के कवर हो गए, फोन के कवर आज के दिन में जो 400-400, 500-500 रुपए में छोटे कवर सेल होते हैं ना, नॉर्मल क्वालिटी के, उसके सोर्सिंग प्राइस आप देखोगे वो 100 से 150, 200 रुपए में सोर्स हो जाता है। अगर आप हेडफोन्स की बात करो, चाइनीज हेडफोन्स की बात करो, आप एयरपॉड की बात करो जो चाइनीज प्रोडक्ट है, उनकी बात करो, उनमें प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई होता है, तो बॉटम लाइन पे कंट्रीब्यूट करते हैं, पर स्मॉल टिकट प्रोडक्ट होने की वजह से टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन नहीं आता। तो आपको देखना पड़ेगा
ये सारी चीजों के बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चर करना है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चर नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप डिसाइड करोगे, एंड देन जो है आप अपने सामने जब आप बिजनेसमैन को कंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बताओगे कि किस तरीके से इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करके वो अपने लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को, या फिर जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सी मेरा मेरा शेल्फ स्पेस जो है दुकान में, उसकी एक कीमत है। भाई हर स्क्वायर फीट एरिया से मैं कितना रेवेन्यू करता हूँ दुकान में, वो काउंट होता है, राइट। अब मैं एक जगह पे ऐसे प्रोडक्ट रख रहा हूँ जो मेरा नॉन मूविंग प्रोडक्ट है, जो साल में एक बार बिकता है, तो मेरा तो उस स्क्वायर फीट एरिया से जो रेवेन्यू आना था ना, वो तो कम हो गया। वहीं पे मैं कोई हाई मूविंग प्रोडक्ट रखता, तो फिर वहां पे क्या होता कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट पे मेरा मल्टीपल टाइम्स रोटेट होता। उस एक स्क्वायर फीट एरिया से मैं 10 बार रेवेन्यू जनरेट कर सकता था, 10 टाइम्स प्रॉफिट अर्न कर सकता, बट मैंने क्या किया, एक स्लो मूविंग या नॉन मूविंग प्रोडक्ट को रखे, उसी को 10 बार को 2 बार या एक बार पे ले, राइट। तो वो चीज देखना पड़ता है इस केस में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के केस में। चलिए, गोल्डन स्टेटमेंट है, विद स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो विल स्टैंड आउट गिविंग कस्टमर्स व्हाट दे केयर अबाउट। सो बेसिकली एक प्रोडक्ट का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जो होता है वो किस तरीके से बिल्ड होता है, वो इस तरीके से होता है दोस्तों कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, वो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, राइट। वही प्रोडक्ट आप सेल करोगे ना, तब जाके आपके पोर्टफोलियो में वो प्रोडक्ट होंगे जो आपके टॉप लाइन बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करेंगे। कभी भी ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हो सकता है आप बेच के शायद प्रॉफिट उस प्रोडक्ट में ज्यादा हो, बट वो आपके टॉप लाइन में उतना कंट्रीब्यूट नहीं भी कर सकता है। और फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर जिसे कहते हैं, वो बहुत कम हो जाएगा। वहीं पे एक फास्ट मूविंग प्रोडक्ट में थोड़ा कम मार्जिन पे भी आप वर्क करोगे ना, आपके पास ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है। एक बार फ्रेमवर्क देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेमवर्क पे डिस्क्राइब योर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस पोर्टफोलियो। मेरे पास अभी कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज है। अब ये तेरा क्वेश्चन क्या क्या है। पहला, डज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट टू योर टॉप लाइन। क्या मेरे टॉप लाइन में, मेरे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या मेरे बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के गेम में, या फिर मैं लॉस मेकिंग में हूँ। आर यू मेकिंग ए लो क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस दैट माइट डाइल्यूट योर ब्रांड। क्या मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ऐसा लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा हूं जो मेरे ब्रांड आइडेंटिटी को खराब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैं प्रोडक्ट वाइज एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, वन प्लस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स पेरेंट कंपनी, ठीक है। वन प्लस को उन्होंने प्रीमियम पोजीशन किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला भाई जो लोग प्रीमियम फोन नहीं खरीदेंगे, जो जिसको 5,000 में फोन चाहिए, 10,000 में फोन चाहिए, वो भी तुम्हारा कस्टमर बन सकता है, उनके लिए भी बनाते हैं। बट अगर उन्होंने वन प्लस का फोन 10,000 में सेल करना शुरू कर दिया, तो ब्रांड की आइडेंटिटी में इम्पैक्ट डालेगा कि भाई ये प्रीमियम फोन नहीं है, हर तरीके का बनाता है, तो जो प्रीमियम खरीदना वो नहीं खरीदेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया प्रोडक्ट लाइन बनाया सस्ते फोन का, उसको ओप्पो के नाम से मार्केट में ले आए। फिर उन्होंने बोला भाई मार्केट में ना बहुत क्रेज चल रहा है कैमरा का, अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, वीवो का फोन ले आए वो लोग, वीवो का फोन उन्होंने लॉन्च किया। एंड तीनों कंपनी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, तीनों का पेरेंट कंपनी एक ही। जैसे उनको दिखा कि ये प्रोडक्ट ब्रांड आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर सकता है, उन्होंने नए ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। अच्छा, इज द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अप टू द मार्क। क्या मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके लिए जो रॉ मटेरियल लाता हूँ, ठीक है, क्या उसका क्वालिटी अप टू द मार्क है। क्या पैकेजिंग मटेरियल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो अप टू द मार्क है। फाइनल प्रोडक्ट जो बनके तैयार हो रहा है, क्या उसकी क्वालिटी मेरे कस्टमर को पसंद आ रही है या नहीं। क्या मेरा प्रोडक्ट कोई सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे विंटर क्लॉथ हो गया, क्या वो सीजनल प्रोडक्ट, अगर सीजनल प्रोडक्ट है तो फिर मैं समर में भाई कहाँ से इनकम करूंगा, उसके लिए मुझे एडिशनल कैश फ्लो चाहिए, कहीं से जनरेट करना पड़ेगा मुझे इनकम। कैटेगरी, अगर मैं नया कैटेगरी लॉन्च करना चाहूँ, क्या मेरे पास इतने पैसे है जो इन्वेस्टमेंट होगा, वर्किंग कैपिटल है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। हैव यू कंसिडर्ड एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग ए प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट अगर मैं ले आता हूं, तो क्या मतलब उसके लिए जो एफर्ट है लगेगा मेरे को, उसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्या मैंने वो कैलकुलेट किया है, क्या वो बहुत ज्यादा तो नहीं है। एग्जांपल इस केस में भी आप देख सकते हैं, बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट का बस एक ही प्रोडक्ट आता था मार्केट में,
दैट इज बजाज बजाज आमंड हेयर ऑयल। ठीक है, और आप द बेस्ट पार्ट कि उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन पे कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का फ्रेमवर्क जो कराया था तब ये बताया था मैंने आप लोगों को कि उसमें 33% का जो प्रॉफिट है वो किसी भी हालात में दे विल एंश्योर। अब उन्होंने गलती कहा करी यहाँ पे, उन्होंने प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन करने के चक्कर में, एक कंपनी है नो मार्क्स, जैसे मुंह पे निशान हो गया, एक्ने वगैरह आ गया, पिंपल आ गया, या फिर कहीं कट बर्न का कुछ निशान है वो हटाना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट। अब बजाज ने क्या किया, कंज्यूमर बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने बोला भाई इसे एक्वायर करते हैं, इसे भी बेचेंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब एक्वायर तो कर लिया, नया प्रोडक्ट लाइन ऐड हो गया, बट उन्होंने एफर्ट कैलकुलेट नहीं करे। हुआ यूं कि बजाज आमंड हेयर ऑयल जो है ना, वो लोकल किराना स्टोर में भी मिलता है। नो मार्क अगर मैं किराना स्टोर में बेचूंगा तो बिकेगा नहीं, नो मार्क मुझे बेचना पड़ेगा मेडिकल स्टोर में। अब मेडिकल स्टोर में बेचने के लिए जो सप्लाई चेन है वो डिफरेंट है, मुझे नए डिस्ट्रीब्यूटर लाने पड़ेंगे, नए रिटेलर को जोड़ना पड़ेगा, नए होलसेलर, नए स्टॉकिस्ट को जोड़ना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा एफर्ट उस पर उनको डालना पड़ा। तो जब भी आप प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन करते हो आज के दिन में, फॉर एग्जांपल मैं टेक रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरर हूँ, बट मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अगर मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता हूँ, या फिर मैं मे बी हेडफोन मैन्युफैक्चर करता हूँ, मे बी वॉच मैन्युफैक्चर करता हूँ, स्मार्ट वॉच, तो फिर ठीक है, वो प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन सही है, क्योंकि मैं सेम रिसोर्स को यूज करके और सेम सप्लाई चेन को यूज करके सामने से बेच सकता हूँ। बट मैं बनाता मोबाइल फोन हूँ, कल के दिन मेरा मन कर गया कि भाई पार्कर को कंपटीशन देते हैं, शेफर को कंपटीशन देते हैं, बढ़िया पेन बनाएंगे। अब मोबाइल फोन के दुकान में पेन नहीं बिकेगा, पेन के दुकान में मोबाइल फोन नहीं बिकेगा, तो मुझे रॉ मटेरियल के लिए भी भाई अलग बंदा ढूंढना पड़ेगा, सामने जो बेचूंगा उसका चेन मुझे डेवलप करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना पड़ता है कि मैं जो प्रोडक्ट ला रहा हूँ वो प्रोडक्ट मेरे लिए कितना इफेक्टिव। इज द रिक्वायर्ड मैन पावर अवेलेबल, क्या मेरे पास मैन पावर ऑलरेडी अवेलेबल है और आई हैव टू हायर समवन, अगर हायर भी करना है तो कितना इजी हायर हो सकता है। अगर कल के दिन फॉर एग्जाम्पल बड़ा बिजनेस कह दे कि भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाना है, ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, ठीक है, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन, कुछ भी एग्जांपल ले लो, क्या ये एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज है कंपनी में, ठीक है, बड़ा बिजनेस कह देता है कि भाई मेरे को नहीं करनी कोचिंग, मैं बिजनेस कोचिंग छोड़ रहा हूँ, मैं तो बनाऊंगा अच्छा खासा टीवी बनाकर बेचूंगा, प्रोडक्ट बिजनेस में बहुत फायदा। अब दिक्कत ये है कि प्रोडक्ट बिजनेस में जैसे ही घुसे, अभी जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है, क्या मेरे को टीवी बनाना आता है, आंसर इज नो, राइट। यहाँ पे बैठे हुए पूरे ऑफिस में बैठे हुए कितने लोग ऐसे होंगे जिनको टीवी बनाने का पता है, टीवी के कंपोनेंट भी ढंग से पता है, रेयर। तो मेरे रिक्वायर्ड मैन पावर जो ऑलरेडी है, मैन पावर उनसे मैं बना नहीं सकता, हायर जिनको करूंगा उनको लाना, उनको ट्रेन करना, बिल्ड करना, उनसे काम कराना, वो बहुत लंबा प्रोसेस है मेरे लिए, वो लॉस मेकिंग बिजनेस आ गई। इज देयर एनफ एड्रेसेबल मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट, क्या इस मार्केट में उस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है। बेसिकली क्या होता है, टैम सैम सोम कहते हैं, तीन चीज होती है, ठीक है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी पूरा मार्केट कितना बड़ा है, ठीक है। देन आता है सैम, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। देन आता है सोम, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट। एग्जांपल से समझते हैं, मैं कहता हूं मैं ऑफिस में यूज होने वाला कुर्सी जिसमें बैठा हूं, मैं कुर्सी बनाता हूँ, तो भाई मैंने बोला कि मैं पूरे दिल्ली एरिया में बेचूंगा, ठीक है, पूरे दिल्ली में मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा, तो मेरा टैम क्या है, ऑफिस की कुर्सी मैं, और मेरा क्लियर है मेरा भाई, मैं 25 से मतलब कम में ऑर्डर बेचूंगा ही, सिंगल जिनको घर के लिए चाहिए उनको नहीं बेचूंगा, ऑफिस में बल्क ऑर्डर होगा। मैंने कैलकुलेट किया दिल्ली एरिया में कितने ऑफिस है भाई, ऐसे चलो मेरे को पता लगा 2000 ऑफिस है पूरे दिल्ली में, एनसीआर वगैरह मिलाकर 2000 ऑफिस है, जहां पे 25 से ऊपर चेयर ऑर्डर हो सकते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होगी उनकी, मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए 100, एक ऑफिस 100 ऑर्डर ना, 2 लाख चेयर जो है ना वो मेरा टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट इज डिफरेंट। मैंने बोला कि भाई मैं ना अभी इमिडिएटली गुड़गांव या फिर एनसीआर के बाकी एरियाज पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं पहले दिल्ली दिल्ली सैचुरेट कर लूं उसके बाद जाऊं।
अब मैंने दिल्ली सैचुरेट करने का सोचा, तो मैंने देखा भाई दिल्ली में तो 1000 ही ऑफिस है। क्या हो गया, मेरा हाफ हो गया सैट, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट हाफ हो गया। अब मेरा 1 लाख कुर्सी का सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। अब मैंने उसमें से भी रिफाइन किया, अच्छा भाई ठीक है, पर ये 1000 कंपनी क्या मेरे से खरीद लेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स है, कुछ लोगों का तो उनसे टाई अप भी होगा, भाई जब भी खरीदेंगे तो उससे खरीदेंगे। तो वो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता लगा सस्टेनेबल मार्केट, अच्छा इन 1000 कंपनीज में से बस 70 कंपनीज ऐसे हैं जिनको मैं एक्वायर कर सकता हूँ, जिन पे मैं मेरा सामान सेल कर सकता हूँ। बाकी जो 930 कंपनी है उनमें से 550 कंपनी ऐसी है जिनका किसी से टाई अप है, 200 कंपनी ऐसे है जिनको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, 100 कंपनी ऐसे जो बंद होने वाली की कगार पे है। तो भाई सब कुछ मिला के मैंने देखा 70 कंपनी ऐसी जहां पे मेरा प्रोडक्ट बिक सकता है। एवरेज साइज 100, 70, 100 मैं कितना बेच सकता हूँ? मेरा सर्विसेबल ऑक्टेन जो कर सकता हूँ मैं, जो बिजनेस में ला सकता हूँ अपने पास, वो ऑक्टेनेबल मार्केट कम होके 2 लाख से 7,000 पे, दैट इज टैम सैमसंग। तो मेरा एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है? और हैव यू डन द एबीसी एनालिसिस? क्या मैंने इन्वेंटरी का वो देखा है कौन सा प्रोडक्ट मेरा जल्दी बिकता है, कौन सा धीमे बिकता है, कौन सा बिल्कुल ही नहीं बिक रहा है? जो जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा होता है ना, मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट लाया, 3 प्रोडक्ट लाया मैं, एक 100 रुपए का ए प्रोडक्ट, एक 100 रुपए का बी प्रोडक्ट, एक 100 रुपए का सी प्रोडक्ट। अब बी प्रोडक्ट जो है वो साल में 2 बार बिकता है, और 100 रुपए में मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट है। वो मेरा स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, 2 बार ही बिका। तो मैंने 100 रुपए लगा के पहला एक सामान बेचा, 120 रुपए आए, फिर अगली बारी फिर 100 रुपए उसमें से डाला, फिर 120 रुपए आए, 2 बार बिका, मैंने 40 रुपए कमाए। ए प्रोडक्ट में से मेरा 10, मान लीजिए 20 रुपए का प्रॉफिट है अगेन, ठीक है। बट वो प्रोडक्ट मेरा हाई मूविंग है, फास्ट मूविंग है, उस पे क्या है वो 10 बार रोटेट होता है। अब 20 रुपए के हिसाब से मैंने वहां पे 200 रुपए अर्न कर लिए, स्लो मूविंग में 40 ही कमाया। और नॉन मूविंग जो प्रोडक्ट है वो साल में शायद एक बार बिक जाए तो बिक जाए, ना भी बिक सकता है, तो 20 रुपए कमा भी सकता हूँ, ना भी कमा सकता हूँ। मैं कहता हूँ चलो कमा, 20 रुपए कमा। अब सेम तीनों प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट मैंने रखा 10 स्क्वायर फीट एरिया में, दूसरा प्रोडक्ट रखा 10 स्क्वायर फीट एरिया में, तीसरा प्रोडक्ट रखा 10 स्क्वायर फीट एरिया में। पहला 10 स्क्वायर फीट एरिया 100 रुपए देके मेरे को 200 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, 100 ही रुपए रिपीट हो रहा है ना, 20-20 रुपए तो प्रॉफिट निकालता जा रहा हूं, तो मेरे को प्रॉफिट दे रहा है 200 रुपए का। दूसरा वाला 10 स्क्वायर फीट एरिया 100 रुपए लगा के मेरे को प्रॉफिट दे रहा है 40 रुपए, और तीसरा वाला एरिया 100 रुपए लगा के मेरे को 10 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो प्रॉफिट दे रहा है मेरे को या तो 0 या फिर 20 मैक्सिमम। कौन सा अच्छा है? पहला वाला अच्छा है ऑफ कोर्स। अगर पहले वाले में मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम भी होता ना, मैं कहता 10 रुपए में बेच रहा हूँ, तो भी 10 बार रोटेट होने पे बीच वाला मेरे को 40 देता है, आखिरी वाला 20 देता है, पहले वाला मेरे को फिर भी 100 रुपए दे सकता है। दैट इज द पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, कितनी स्पीड में ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है। फास्ट मूविंग कौन सा प्रोडक्ट है उसे आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करना चाहिए आपको। देन व्हाट 3 न्यू चेंजेस वुड यू लाइक टू ब्रिंग इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस पोर्टफोलियो? भाई अब ये सारी चीज करने के बाद ना किसी भी इंसान का दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, वो बोल देगा कि भाई मेरे को ये नॉन मूविंग प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मेरे को ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, अभी तक मैं 50% रखता था, मेरे को 80% रखने का। मेरे मेरे पास ये ऐसे प्रोडक्ट है जो मैंने बना तो रखा है पर वो बिकता नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरे पास सप्लाई चेन में बिल नहीं कर पा रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट अगले महीने से डिसकंटिन्यू कर दो। तो कस्टमर से पूछो भाई ये जो प्रोडक्ट के लिए रोते हो ना, प्रोडक्ट बिकता नहीं है, बिकता नहीं, क्या पोर्टफोलियो को कभी एनालाइज भी किया है? क्या इन 13 क्वेश्चंस कभी खुद से पूछा है आपने कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, क्यों नहीं बिक रहा है? अगर नहीं बिक रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कोई ऑल्टरनेटिव ला सकता हूँ, कैसे करूँ काम उसको? तो वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करके आप अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। And always ask your customer to focus on the first moving product, as simple as that. Focus on first moving product, जितना जल्दी रोटेट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट। भाई 5R मॉड्यूल नेक्स्ट फ्रेमवर्क क्यों करना चाहिए? कन्वर्शन रेट बढ़ाने के लिए अपना। कन्वर्शन रेट क्या होता है? कितने कस्टमर आए उसमें से कितने खरीद के गए। 100 लोग दुकान में आए, 5 लोग खरीदे, 5% कन्वर्शन है। 100 लोग दुकान में आए, 80 लोग खरीदे, 80% कन्वर्शन। टू इंक्रीज द रिटेंशन रेट, कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के बाद कितनी देर तक उसे यूज करता है। टू इंप्रूव रेटिंग एंड रिव्यू, प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यू जरूरी है। टू इंक्रीज द ओवरऑल कस्टमर बेस, मेरा कस्टमर बेस इंक्रीज करने के लिए।
सो एक बार दोबारा इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। एक एक लास्ट वाला स्पेसिफिकली मैं फोकस करूंगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई 5R मॉडल से मेरा ओवरऑल कस्टमर बेस कैसे बढ़ेगा। पहली बात, जितने भी लोग हम लोग फोन यूज करते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब हर कोई फोन यूज करता है आज के दिन, और मैं हर किसी से अगर जाके आज पूछूं जो मेरा नोन में है कि भाई मैं ना फोन खरीदने का सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल विवेक सर बैठे हुए मेरे साथ, मैं विवेक सर के पास जाता हूँ कि विवेक सर मैं ना एक नया फोन लेने का सोच रहा हूँ, क्या लगता है आपको कौन सा फोन ठीक रहेगा? मेरा बजट 50,000 रुपए फर्क था। तो विवेक सर ने अपने जिंदगी में दोनों ने भी चलाए होंगे। अब वो बताएंगे कि भाई मैंने ना ओप्पो का चलाया, मेरे को ऐसा लगा, मैंने आईफोन चलाया मेरे को, मैंने सैमसंग चलाया मेरे को ऐसा लगा, सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद विवेक सर मेरे को कंक्लूजन, रिसेंटली आईफोन 14 यूज कर रहा हूँ, डिस्काउंट पे चल रहा है, 2 4 5 50 50 करो 5,000। मेरे टिकट साइज को बढ़ा दिया उन्होंने। पहले तो 50 का लेने का सोच रहा था, शायद 45 में सोच रहा हूँ, 50 की जगह उन्होंने मेरे को बोल दिया, बोल के मेरे 50 को 55 कर दिया, और मैं इन्फ्लुएंस हो गया। अब मैं दूसरे एक और बंदे के पास गया, उसने मेरे को बोला नहीं भाई, कहा इतना 50 55 खर्चा करने का सोच रहा है, 15,000 रुपए में आता है XYZ ब्रांड का फोन, वो ले ले। पर विवेक सर ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि भाई इसका कैमरा बेहतरीन है, फोन हैंग नहीं होता है, भाई प्रीमियम लुक है, भाई 1 साल क्या 5 साल फोन चल जाएगा, बैटरी का कोई इशू नहीं आएगा। पर मल्टीपल चीजें मेरे दिमाग में उन्होंने डाल दिया जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है। अब मैं उसी तरीके से कंपेयर करे जा रहा हूँ हर चीज पे। आखिर में जब और कोई सोल्यूशन नहीं मिला मेरे को, मैं गया दुकान में, मैं बोला ठीक है भाई आईफोन 14 ही देके खत्म करो। हुआ क्या, उस बंदे ने मार्केटिंग पे पैसा नहीं लगाया, एप्पल ने मेरे को अलग से मार्केट नहीं किया, मैंने एप्पल का एड देख के नहीं किया, सर ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया। एप्पल ने इनको इतनी बढ़िया सर्विस दी कि वो उनके मार्केटिंग वाले बंदे बन गए। वो बेसिकली मेरी मदद कर रहे थे उनके हिसाब से, बट एप्पल उनसे उनकी मार्केटिंग करा रहा है। दैट इज द पावर ऑफ 5R मॉड्यूल। अगर 5R में जो पहले दो चीजें, रेटिंग और रिव्यू, ये दो चीज अगर सही है ना, आज के दिन में जितने भी लोग, आप लोग Amazon पे शॉपिंग करते हो, है ना, Amazon फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, हम पहले क्या देखते हैं, भाई देखना जरा स्टार कितना है, 5 में से 2.1 स्टार है, अरे यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं। भाई कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो ना, हम फिर भी मतलब जस्ट वो स्टार के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते कि भाई नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। फिर कोई उठ के आके बगल से दोस्त कहता है अरे भाई किस हिसाब से डिसाइड कर रहा है, 4 ही लोगों ने तो रेट किया है, 4 काउंट, हो सकता है वो 4 किसी और ने पैसे देके उनकी रेटिंग डाउन कराया हो, ये भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ हाँ यार चेक करना चाहिए मुझे एक बार। दूसरा क्या होता है, रिव्यू। तो अच्छा एक सेकंड, रेटिंग खत्म करके चलते हैं। रेटिंग में क्या है कि अगर मुझे वहां पे 4 की जगह 40,000 लोगों की रेटिंग दिखती और उस पर भी 2.1 होता, तो फिर मैं वो प्रोडक्ट नहीं लेता। अगर मुझे 40,000 रेटिंग पर प्रोडक्ट का रेटिंग 4.5 दिखता, तो मैं कहता भाई 40,000 लोग झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। तो रेटिंग काउंट एंड रेटिंग स्टार्स कितने आए दोनों मेरे लिए मैटर करता है। अब भाई ऐसे 5 प्रोडक्ट मिल गया मेरे को। मैं अभी रियल टाइम बता दो, मैं अभी मेरे पेरेंट्स के लिए फोन परचेज कर रहा था, और मैंने ऑनलाइन गया, मैं सर्च किया कि भाई कौन से फोन में क्या क्या रेटिंग चल रहा है देख। तो एंड्रॉयड फोन चाहिए था, मैं वन प्लस और सैमसंग के कुछ फोन को कंपेयर कर रहा था। मुझे देखा वन प्लस के केस में ना उनकी रेटिंग काउंट बहुत हाई है, रेटिंग भी काफी अच्छा है। सैमसंग का भी एक दो फोन मुझे मिला एम सीरीज का, मैंने देखा उसकी भी रेटिंग रिव्यू अच्छी है भाई, रेटिंग अच्छी है, काउंट भी अच्छा है। फ्लिपकार्ट ने उसे स्पॉन्सर्ड पे दिखा रहा है, अमेजन में उसे स्पॉन्सर्ड पे दिखा रहा है। मैं बोला भाई ये तो कंफ्यूजिंग स्टेट है, क्या करें। तो फिर मैं रिव्यू पढ़ने गया। अब जैसे मैं रिव्यू पे गया ना, वहां पे डिटेल ब्रेक डाउन करके जो वेरीफाइड बायर है, जिन्होंने अमेजन से ही खरीदा है या फिर फ्लिपकार्ट से खरीदा है, उन्होंने वहां पे डिटेल कमेंट डाल रखा है। इस फोन को कैमरा के मामले में 10 में से 5 रेटिंग दूंगा, बैटरी के मामले में 10 में से 9 रेटिंग दूंगा, मैं डिस्प्ले के मामले में 10 में से 10 दूंगा, मैं मतलब मल्टीपल गेमिंग के मामले में ये वो एंड सो ऑन सो फोर्थ ऐसे रेटिंग दे दिया। अब मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पेरेंट्स को क्या क्या फीचर चाहिए। ठीक है, उनको बैटरी बैकअप चाहिए होगा, प्रायर भी कंसिडरिंग, मेरे को बाकी 3 चीजें देखो कौन कौन अच्छा।
उस हिसाब से मैंने वन प्लस सैमसंग को कंपेयर किया, एक फोन मैंने परचेज किया। तो ये होता है इन्फ्लुएंस। अगर आप अपने प्रोडक्ट में अच्छा रेटिंग रिव्यू ला सकते हो, ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्शन हाई, ऑटोमेटिकली कन्वर्शन हाई होगा। मेरे को वन प्लस ने प्रमोट नहीं किया प्रोडक्ट, मेरे को सैमसंग ने प्रमोट नहीं किया, मेरे को सैमसंग और वन प्लस के यूजर्स ने प्रोडक्ट प्रमोट किया वहां पे। मेरे को बस प्रोडक्ट दिखा, यूजर बोल रहे थे कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, खरीद ले। मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो सैमसंग के भक्त थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई सैमसंग अच्छा है, जो वन प्लस के थे उन्होंने वन प्लस अच्छा है। मैं बोला भाई मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं, मैं जाता हूँ ऑनलाइन चेक करता हूँ जिन्होंने यूज कर रखा है वो क्या कहते हैं। तो वहां पे उनको एक कन्वर्शन मिल जाता है। ठीक है, अब गवर्नर स्टेटमेंट है रिटेंशन स्ट्रॉन्ग, रिव्यूज सो ब्राइट, रिपीट कस्टमर्स टेक योर बिजनेस टू हाई। रिटेंशन स्ट्रॉन्ग करो। रिटेंशन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है? अब बहुत लोग इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि रिटेंशन, रिपीट, कुछ बिजनेस के केस में ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, कुछ बिजनेस के केस में ये चीज सेम ना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किराना स्टोर, ठीक है, रिटेंशन क्या है? मामा चाचा रिश्ता बन गया उसके साथ, अब जब भी खरीदूंगा उन्हीं के दुकान से खरीदूंगा भाई, दैट इज रिटेंशन। जब भी खरीदूंगा उनसे खरीदूंगा, हो सकता है महीने में एक बार, हो सकता है महीने में 10 बार। रिपीट क्या है? उनके दुकान में कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुकिंग ऑयल खरीदता हूँ, ठीक है, खाना बनाने के लिए तेल खरीदने जा रहा हूँ। सॉरी, मैंने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो प्रोडक्ट है ना, जो तेल है, वो मैं हर एक महीने में मैं 2 लीटर का तेल खरीदता हूँ। दुकानदार ने आइडेंटिफाई किया, वो रिपीट परचेस है। वो दूसरे तीसरे महीने से मेरे को बोल देगा कि भाई आप हर 1 तारीख को आते हो, ये सामान लेके जाते हो, मैं घर में जा दिया करूँ आपके। I'm so sorry. क्या मैं आपके घर भिजवा दूं रिपीट प्रोडक्ट? तो ये रिपीट परचेस है। देन अगेन, मैं अगर सर्विस इंडस्ट्री में एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल हम लोग एचआर वगैरह ऑपरेशंस रन करने के लिए टूल यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ईआरपी यूज करते हैं। अब भाई ईआरपी अपने बिजनेस में लगा तो लिया, पर आपके एम्प्लॉयज उसे यूज नहीं करते, रिटेंशन स्ट्रांग नहीं, बेचना आता है पर टिकाना नहीं आता, कस्टमर यूजेबिलिटी बिल्ड करना नहीं आता। आज के बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इसी वजह से प्रोडक्ट मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं, जस्ट टू एंश्योर कि कस्टमर जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहा है ना, यूज करे। आपके पास, आपको ये सर्विस लेते हो ना, आपके पास कॉल आता होगा। मैंने रिसेंटली एक कोर्स परचेज किया था ऑन चैट जीपीटी एंड एआई। यकीन मानिए मेरे पास पिछले 3 हफ्तों में, मैं बीच में थोड़ा बिजी था, मैं देख नहीं पाया कोर्स, मेरे पास पिछले 3 हफ्तों में इतने कॉल्स आए वहां से कि सर आपने खरीदा, हम चेक कर पा रहे हैं, आपने अभी तक कोर्स देखा नहीं, आपने अभी तक वीडियोस नहीं देख रहे हो हमारे, आप असेसमेंट नहीं दो। अरे भाई मैंने एक बार पैसा दे दी, अगर मैं अभी ना भी देखूं उसे तो पैसा मिल गया, बट पर्पस है वो मुझे रिटेन कर, मुझे बोल रहे हैं कि भाई देखो देखो, उसे पता है उसके कंटेंट में दम है, वो कॉल करके बस इसलिए बोल रहा है देखो देखो देखो। जब मैं पूरा कंटेंट देखूंगा, जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आज मैंने जो कोर्स परचेज किया वो 12,000 रुपए का है, जैसे ही मुझे उस पर भरोसा आ जाएगा ना, वो मुझे 30,000 वाला कोर्स बेच देंगे। ऑटोमेटिकली दैट रिटेंशन थिंग विल कन्वर्ट द कस्टमर इनटू रिपीट कस्टमर। मैं टूल्स की बात कर रहा था, ईआरपी टूल्स की। रिटेंशन, जैसे रिटेंशन कराया, यूज करा मैंने, ठीक है, जियो का सिम देख लो, यूज करा मैंने, मैं रिटेन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ईआरपी देख लो, चाहे जियो का सिम देख लो, चाहे कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर देख लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं उनका रिपीट कस्टमर बन गया। अब जियो को मैं हर 3 महीने में पैसा देता हूँ, 3 महीने के रिचार्ज के लिए। ईआरपी वालों को मैं हर महीने पैसा देता हूँ क्योंकि मेरे को डेटा मैनेज करना है। सीआरएम में मैं कस्टमर डेटा मैनेज के लिए हर महीने पैसा देता हूँ। उन्होंने पहले मुझे सिखाया यूज कैसे करना है, रिटेन किया, जैसे रिटेन हुआ मैं प्रोडक्ट को यूज करने लगा, समझने लगा, बेनिफिट का मेरे को चस्का लगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, भाई ठीक है भाई अब रिपीट पैसा आओ। तो रिपीट कस्टमर अगर लाओगे, अब देखो सिंपल है, एक मार्केटिंग का खर्चा है, राइट, मार्केटिंग का आरओआई हम कैलकुलेट करते हो, तो भाई आरओआई है दैट मींस इन्वेस्टमेंट, राइट। मार्केटिंग करके फॉर एक कस्टमर को लाने पे मेरा खर्चा है 100 रुपए, नॉर्मल कोई लमसम एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपए खर्चा है एक कस्टमर को लाने का।
और उस कस्टमर से मैं प्रॉफिट कमाता हूं महीने का 200 रुपए। ठीक है। अब अगर मैं, अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा और आसान करते हैं, मैं 100 रुपए में कस्टमर लाता हूं और मैं उससे महीने का प्रॉफिट कमाता हूँ 10 रुपए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में समझने में आसानी होगी आपके साथ। अब अगर मैं नया कस्टमर पे फोकस करूं, तो 10 नए कस्टमर ले, बट मैं उनको रिटेन ना कर पाऊं। नया कस्टमर आ रहा है, रिटेन नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। पहले महीने आता है 10 रुपए कमाता हूँ, 100 रुपए मैंने लगाया, मेरा 90 रुपए का नुकसान। कोई शायद मेरे साथ 3 महीना बिजनेस करता है, 30 रुपए कमाया, 70 रुपए का नुकसान। क्यों हो रहा है? कि मैं आगे बढ़ पीछे छोड़ वाला कॉन्सेप्ट है मेरा। मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ बट पीछे में छोड़ता हुआ जा रहा हूँ अपने कस्टमर। एक बार जो है मैं बोला भाई रिटेन छोड़ो, एक बार धंधा आ गया बहुत है। मैंने मैंने बेच दिया उसे, प्रोडक्ट बेच दिया 500 रुपए का, बट उससे प्रॉफिट तो मेरा 10 ही रुपए का, प्रॉफिट नहीं बना। तो क्या करना है मेरे को? उस कस्टमर को मेरे को 1 साल तक रिटेन करना है। 1 साल तक रिटेन करूंगा, अच्छा सर्विस दूंगा। 100 रुपए लगा था, 10 रुपए के हिसाब से 1 साल में मेरे को 120 रुपए प्रॉफिट देगा। मेरा खर्चा निकल गया, 20 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अगर मैं उसे सालों साल रिपीट कराता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे पास प्रॉफिट आता जाएगा। मेरे जो कस्टमर एक्विजिशन का खर्चा है 100 रुपए, वो तो एक ही बार है ना, मल्टीपल टाइम्स तो खर्चा नहीं, मल्टीपल टाइम्स रेवेन्यू है। तो इसलिए रिटेंशन एंड रिपीट पे आपको फोकस करना चाहिए। अब ये 5 बार आखिर है क्या? गलत रिव्यू देते हैं, उस कस्टमर का डेटा निकाल के उसे कॉल करो। भाई अगर कोई कस्टमर मुझे मेरे बारे में गलत बोल रहा है ना, मेरे बारे में ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत दुख वाली बात है। मैं कहता हूँ भाई सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए जब कोई आपके गलती को पॉइंट आउट करके बता रहा है, वो आपको मौका दे रहा है कि भाई इसे ठीक करो। अगर आपने आज मेरे को नॉर्मल, एक मैं किसी दुकान में जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं गया नॉर्मल दुकान में खाना खाने गया, मैं किसी दुकान में, ठीक है, रेस्टोरेंट में गया मैं खाना खाने। अब उस रेस्टोरेंट का नाम बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने खाया, मेरे को ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भाई नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं वहां पे कोई पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे दिया, या फिर मैंने जैसे ही ऑर्डर किया, अब रिसेंटली ये चीज मेरे साथ लाइव हुई है एक्चुअली। मैंने कुछ मंगाया था, वो प्रोडक्ट मेरे को पसंद नहीं आया, वो आइटम मुझे पसंद नहीं आया। मैंने बोला सर इसके क्वालिटी में इशू है, तो प्लीज मेक सम चेंजेस इन इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। उन्होंने बोला कि सर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स क्या होता है, हम कस्टमर की वॉइस पे बिलीव करते हैं। अब 10 मिनट्स का टाइम दीजिए, वी आर सो सॉरी फॉर दिस, आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी प्रोडक्ट चेंज करा रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए आपको किस कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके का टेस्ट चाहिए, हम अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर देंगे सर आपके लिए। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली 10 मिनट में नया फूड डिलीवर कराया। एंड में जब मैं जब मतलब हमारा ऑर्डर फूड ऑलमोस्ट हम लोग मिडवे पे पहुंच चुके थे, तो वहां पे उन्होंने मेरे को बोला कि सर एक्चुअली वी नो कि हमारे वजह से आपको काफी परेशानी हुई, यू हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स, सो हियर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कोल्ड कॉफी फ्रॉम आवर साइड। हमारे तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्री कोल्ड कॉफी है जिसको आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दैट्स अ प्रीमियम लेवल एक्सपीरियंस, मेरे लिए वो बहुत प्रीमियम लेवल एक्सपीरियंस। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ठीक है, वो मेरे को ये भी बोल सकता था भाई अगले बार से देख लेंगे सर, तो फिर मैं शायद अगली बार जाता भी नहीं उसके पास। बट नाउ अब मैं उसका रिपीट कस्टमर हूँ, अब मैं उसी के पास जाऊंगा, क्यों? मुझे पता है भाई उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी में वो कस्टमाइज कर रहा है मेरे लिए। तो वो प्रोडक्ट रेटिंग रिव्यू रिटेंशन, देन हमारा रेफरेंस कि किस तरीके से रेटिंग, प्रोडक्ट का रेटिंग रिव्यू, प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटेंशन, मैं प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम यूज कर रहा हूँ या नहीं, रेफरेंस, मैं मेरे दोस्त को बोल रहा हूँ कि नहीं कि भाई इस दुकान में मैंने खाना खाया था बहुत अच्छा है, तुम भी जाओ, रेफरेंस, रिपीट, क्या मैं खुद अगली बार उस पर जा रहा हूँ। कस्टमर से पूछो कि भाई इन 5 पॉइंट पे, कस्टमर जब कहता है कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोग अच्छा नहीं बोलते, पूछो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे ये बताओ कि आपके ब्रांड के बारे में ये 5 चीजों का स्टेटस क्या है, आपका रेटिंग, रिव्यू, रिटेंशन, रेफरेंस, रिपीट, और नंबर में पूछो कितने परसेंट लोग हैं सर जो आपको रेफरेंस देते हैं, आपका एनपीएस क्या चल रहा है, पता ही नहीं होगा, 90% कस्टमर को पता ही नहीं है एनपीएस क्या है, नेट प्रोमोटर स्कोर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूछो कि कस्टमर रिपीट, कितने परसेंट कस्टमर रिपीट है, बोले सर हमें कैसे पता, जो कस्टमर आता है सामान देता हूँ। सर उसी के लिए टूल आता है, हम सीआरएम यूज करते हैं, ईआरपी यूज करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द डेटा आउट ऑफ इट।
हमें रेटिंग, रिव्यू, रिटेंशन, रेफरेंस, रिपीट, पांचों चीज का परसेंटेज में चाहिए भाई। कितने लोग मुझे 5 स्टार दे रहे, 100 लोग खरीद रहे, कितने लोग 5 स्टार दे रहे, कितने लोग 2 स्टार दे रहे, कितने 1 स्टार दे रहे, कितने लोग मेरे बारे में पॉजिटिव रिव्यू देते, कितने नेगेटिव रिव्यू देते, कितने लोग 1 साल के पैकेज को 1 साल तक यूज करते हैं, रिटेंशन, कितने लोग अपने दोस्तों को भी बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट लो, कितने लोग दोबारा मेरे पास आते हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट दोबारा चाहिए, ये सर्विस दोबारा चाहिए। ये 5 चीजों पे कस्टमर को फोकस करने को लिया। देन हमारा फ्रेमवर्क का इसका फ्रेमवर्क है। आप अपने आप को अभी कहाँ रेट करते हैं इन 5 चीजों में, 3 क्या एक्शन स्टेप लेंगे जिनसे आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में। ये आपके कस्टमर खुद लिखेंगे, जहां पे उनको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे एलएपी कोचेस उनको गाइड करें। अब तीसरा फ्रेमवर्क पे आते हैं, इंक्रीज योर बिजनेस टर्नओवर। टर्नओवर बढ़ाना है बिजनेस में। क्यों क्यों करना चाहिए फ्रेमवर्क? भाई टर्नओवर हर किसी को बढ़ाना है, बिजनेस ग्रोथ के स्टेप सीखने हैं। दूसरा, बिजनेस का टर्नओवर, ऑफ कोर्स बिजनेस के ग्रोथ स्टेप किस तरीके से होगा, टर्नओवर मैक्सिमाइज कैसे होगा, इंक्रीज रेवेन्यू ऑर्गेनिक तरीके से कैसे होगा। दो चीज है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। एक है फोर्सफुल से, एक है कस्टमर सामने से आके बोल रहा है हाँ भाई मुझे चाहिए। तो रेवेन्यू ऑर्गेनिकली कैसे बढ़ेगा? और सेम टेरिटरी में भी अगर मुझे बिजनेस बढ़ाना हो, कई बार सेलो वाला है बाल काट, वो बोल रहा है मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है सर, महीने का 50,000 रुपए कमाता हूँ। भाई बड़ा करो, एक्सपेंशन करो। अब उसमें इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि वो फ्रेंचाइजी खोल सके, ना वो किसी को ट्रेन करने लायक है। तो नहीं भाई, बड़ा करो, एक्सपेंशन करो। बोले कैसे करो सर? अरे पैसा तो कमाना पड़ेगा भाई, बड़ा करो, बिजनेस बढ़ाओ। सर क्या हो भाई, एक काम करो, तुम दिल्ली में जनकपुरी एरिया में काम कर रहे थे, तुम दिल्ली में साउथ एक्स में भी काम करना। सर कॉमन सेंस है, साउथ एक्स का कोई कस्टमर जनकपुरी तक क्यों जाएगा बाल कटवाने, या जनकपुरी का कस्टमर साउथ एक्स तक क्यों आएगा बाल कटवाने? उसे रास्ते में आते हुए वहां पे 10 नहीं, वहां पे कम से कम 100 से लोग और मिलेंगे, वहां पे क्यों नहीं कराएगा? तो काम तो उसे जनकपुरी में ही करना पड़ेगा। और वो जनकपुरी में जब तक ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजी में नहीं जाता, या फिर मल्टीपल आउटलेट में नहीं जाता, बट एक आउटलेट पे जब बढ़ाना है तो उसको जनकपुरी वाले लोग, अब जनकपुरी में ऐसा तो नहीं है भाई अभी रहते 50,000 लोग और अगले महीने अचानक से मैं जनसंख्या को 1 लाख कर दूंगा, ये तो मैं कर नहीं सकता, ना वो कर सकता है। तो उन्हीं 50,000 लोगों से अपना जो प्रॉफिट हो 50, वो बैलेंस शीट देख के बता देता है कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। आपके कस्टमर को भी इस लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। चलो अब आते हैं वापस, वो 5 पॉइंटर्स क्या है टर्नओवर बढ़ाने के। सो पहले टर्नओवर बढ़ाने का जो पॉइंटर है, दैट इज इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, सबसे पहले आप अपने कस्टमर की संख्या किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये कब पॉसिबल है, ये कब मुमकिन है? ये हम लोग तब कर सकते हैं जब हम लोग हमारे बिजनेस को एक बड़े एरिया में एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे दिल्ली में सर्व कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन चेन देश के किसी भी कोने में लेके जा सकता हूँ। मैं ऑनलाइन बिजनेस पे, मैं मोबाइल फोन सेल करता हूँ, मैं कोर्सेज बेचता हूँ, मैं बैग बेचता हूँ, मैं चेयर बेचता हूँ, मैं कुछ भी एक्सवाइजी सामान बेचता हूँ। तो वो सामान मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ। तो भाई पूरा इंडिया में हर जगह मेरा कस्टमर हो सकता है, मैं नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे कि भाई मैं नंबर ऑफ कस्टमर नहीं बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैंने सलो वाला एग्जांपल दिया, किराना स्टोर वाला एग्जांपल है। किराना स्टोर भाई मेरे को अगर अभी चावल खरीदने हो, दाल खरीदना हो, या फिर तेल खरीदना हो, या तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एंड जितने भी लाइक क्विक कॉमर्स वाले ऐप है उस पे जाऊंगा, या फिर या तो मैं किराना स्टोर पे जाऊंगा। अब किराना स्टोर में मैं यहाँ पे ओखला में ऑफिस में बैठा हूँ, मैं नियर बाय रह रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ से मैं गुड़गांव चला जाऊंगा चावल खरीदने, कोई भी नहीं जाता है। तो भाई जो कस्टमर दुकान में आता है उसी से एवरेज टिकट साइज कैसे बढ़े, एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलो वाला एग्जांपल, हेयर कटिंग शायद मेरे ख्याल से 100-150 रुपए लेते होंगे, 100-150 रुपए उन्होंने लिया हेयर कटिंग। अब उनका एवरेज टिकट साइज कैसे बढ़ेगा? एक कस्टमर एक ही बार में ज्यादा पैसा कैसे देगा? हेयर कटिंग के साथ फेस वॉश का कॉम्बो बना दिया, शेविंग का कॉम्बो बना दिया,
हेयर स्पा का कॉम्बो बना दिया, हेयर स्पा के साथ में भी हेयर कलर जो लोग कराते होंगे उनका कॉम्बो बना दिया। कॉम्बो बना के कॉम्बो प्राइस मैंने दिखा दिया भाई, 10,000 रुपए कॉम्बो प्राइस है, डिस्काउंट मार के 9,000 रुपए। अब डिस्काउंट वर्ड ना हर किसी के दिखता है, बहुत बहुत अपील वो बिल्ड करता है। क्यों? बंडल प्राइस है। अब जो इंसान खर्चा करने आया होगा 1,000, वो खर्चा करेगा 2,000। ये बहुत होता है, मेरे साथ भी होता है। मतलब लिटरली मैं देखता हूँ कि साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करता है। यही चीज मैं दुनिया को सिखा रहा होता हूँ कि सर एवरेज टिकट से इस तरीके से वर्क करता है कि बंडल प्रोडक्ट बना दिया, प्राइस महंगा कर दिया, वो तो कस्टमर से पैसा निकालने का एक तरीका है। बट मैं जब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा होता हूँ ना, तो फिर मेरे को जब दिखता है कि भाई एक आइटम ऑर्डर करने में 50 रुपए का पड़ेगा, 3 आइटम ऑर्डर करने में 135 रुपए का पड़ेगा, तो मेरे को क्या दिखता है भाई, 3 आइटम का प्राइस है 150 रुपए, डिस्काउंट 15 रुपए का मिल रहा है, चाहिए तो होगा ही बाद में, तीन अभी ना क्यों मंगा लूं, तो 3 पैकेट में अभी ऑर्डर कर दे। तो हुआ क्या, मैं गया था 50 रुपए खर्चा करने, उसने मेरे को इमिडिएटली क्या किया, एवरेज टिकट साइज बड़ा कर दिया, मेरे को एक 50 रुपए से 135 पे ले गया। कई बार ये होता है, एवरेज टिकट साइज कैसे बढ़ता है, जो लोग ई कॉमर्स ऐप पे है वो बोलेंगे एवरेज टिकट साइज हम कैसे बढ़ाए भाई, कॉम्बो ऑफर तो वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो चीज स्विगी करता है, ठीक है, वो कहता है कि 199 के नीचे का सामान लोगे तो फिर उसमें डिलीवरी चार्ज लगेगा, कितना लगेगा, 30 रुपए। अब मैं फॉर एग्जाम्पल पानी ऑर्डर कर रहा हूँ, एक नारियल पानी मेरे को पड़ता है 70 रुपए का, दो मैंने ऑर्डर किए 140 रुपए, 140 रुपए का सामान मुझे 30 रुपए डिलीवरी लगा के 170 का पड़ रहा है। अब मेरे को 30 रुपए डिलीवरी चार्ज देता है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है भाई कुछ एक आधा आइटम और ऐड कर लेता हूँ, 70 रुपए का एक और नारियल पानी ही मंगा लेता हूँ, रख दूंगा बाद में पी लूंगा। अब हो गया 210 रुपए का हो गया, हैंडलिंग चार्ज वगैरह मिला के 220 रुपए में मेरे घर पे डिलीवर। मैं खुश हो रहा हूँ कि भाई मैंने 30 रुपए का डिलीवरी चार्ज बचा लिया, 10 रुपए में निपट गया। स्विगी खुश हो रहा है, जेप्टो खुश हो रहा है, आया था 140 रुपए खर्चा करने, 210 रुपए देके गया है। सो दैट इज द पावर ऑफ एवरेज टिकट साइज मैक्सिमाइजेशन। और ये किसी भी बिजनेस में मतलब नंबर ऑफ कस्टमर शायद हर बिजनेस में ना बढ़ पाए, बट एवरेज जो है ना वो किसी भी बिजनेस में बढ़ सकता है। क्या करना है, सिंपल, VAS कहते हैं, हमसे वैल्यू एडेड सर्विस कहते हैं। मेरे कस्टमर है जो रियल एस्टेट में डील करते हैं, बोला कि वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू हम लोग एवरेज टिकट साइज मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। तो कहता है सर रियल एस्टेट का धंधा है, वैल्यू एडेड सर्विस क्या करें। तो हमने बोला सर एक काम करो, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, जिनको रियल एस्टेट रहने के लिए घर नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए घर चाहिए, उनको बेचो, उनको कंसल्टेंसी। दूसरा बोले अच्छा सर ठीक है, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी का पैसा तो मिलेगा ही, साथ में खरीदेगा मेरे से, उधर पे कमाऊंगा। बोले और क्या करें। हम बोले सर जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी है लोन, लोन कंसल्टेंट कराओ, कस्टमर से दो पैसे मतलब जो देगा, जो वेंडर है जो डिस्पर्स करेगा लोन, उससे पैसा लो। बोला ठीक है भाई, एक और वैल्यू एडेड सर्विस ऐड हुआ। अब हम बोले कि भाई और भी चीजें ऐड करनी है। आज के दिन में मार्केट में बहुत चल रहा है वास्तु कंसल्टेंसी, घर के किस कोने में क्या सामान रखना चाहिए, दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, अंदर का कलर क्या रखना चाहिए, कौन से जगह पे, कौन सा पेंटिंग कहाँ पे रखना चाहिए। तो बोले वास्तु कंसल्टेंसी भी ऐड करो। बोले ठीक है, कर दिया। हम बोले इंटीरियर डिजाइनिंग ऐड करो, पेंट का सर्विस ऐड करो। जो शिफ्ट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे को सामान भी तो शिफ्ट होगा ना यहाँ से। अगर मैं अभी दिल्ली में हूँ, गुड़गांव में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरा सामान भी जाएगा। तो बोला सर कोलैबोरेट विद समवन जो आपका सामान शिफ्टिंग में हेल्प करा सके, उससे भी परसेंटेज। तो एक कस्टमर का जो एवरेज टिकट साइज है, मैं अब इसको 5 एडेड सर्विस दे रहा हूँ, वो आया था 1 करोड़ का मकान खरीदने। 1 करोड़ के मकान के साथ मैंने 10 लाख रुपए के एडिशनल सर्विसेज और बेच दिया उसे। 1 करोड़ 10 लाख रुपए टिकट साइज भी हो गया, मेरा टॉप लाइन बढ़ गया, बॉटम लाइन प्रॉफिट कैसे बढ़ा, मैं हर किसी से कमीशन तो कमा ही रहा हूँ। तो ये हर बिजनेस में हो सकता है टिकट साइज मैक्सिमाइजेशन। देन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन। भाई मैं एक कस्टमर को रिपीट बार बार कैसे रहा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अगर मैं देखूं, सी अच्छा रिपीट में जरूरी नहीं है आप सेम प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। हो सकता है रिपीट में आप हाई टिकट प्रोडक्ट भी सेल करो, हो सकता है रिपीट में आप लो टिकट प्रोडक्ट भी सेल करो। प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। जो जिलेट का रेजर आता है, उसका हैंडल सस्ता आता है, ब्लेड महंगा आता है, ठीक है। वो क्यों है, बेसिकली ये है कि जब एक रेजर खरीदता है कोई, ठीक है, अब वो
आगे से रेजर खरीदने से ज्यादा प्रेफर करता है मैं ब्लेड खरीद लूंगा, ब्लेड में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। ठीक है, अब उन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी पे फोकस किया, जितनी बार वो खरीदेगा उतनी बार प्रॉफिट कमाएंगे, और उनके हैंडल में किसी दूसरे कंपनी का ब्लेड लगता भी नहीं है, तो भाई जितनी बार खरीदेगा मेरे से ही खरीदेगा। अब उस फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं सर्विस का। फॉर एग्जांपल, आप मे बी आपकी मिड एज में हो, आप 40-45 एज में हो, आपके सर में कुछ बाल, आपको सफेद बाल दिखना शुरू हो जाता है। अब दिक्कत क्या है कि अ, अभी अब बालों पे कोई खर्चा नहीं कर रहा था, नॉर्मल हेयर कट एंड ऑल, बट कलर पे खर्चा नहीं कर रहे थे, तो आप सैलून में जाते थे महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार, बस कटिंग कटिंग के लिए। सैलून वाले ने आपको बोल दिया कि भाई ये तो आपके सर में तो सफेद बाल दिख रहे हैं, इसका तो कुछ करना चाहिए सर। उसने आपको कन्विंस कर लिया, बोला सर कलर करा लो। बोले ठीक है भाई कलर कर लो। उसने अपना एवरेज टिकट साइज बढ़ा लिया पहले। दूसरा हुआ क्या, अब प्रॉब्लम ये है जब वो कलर उतरेगा ना, जब वो कलर थोड़ा थोड़ा करके धुलेगा ना, वो इतना गंदा दिखेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे ही थोड़ा सा कलर उतरना शुरू होता है ना, बंदा फिर भागा भागा उसी सैलून में पहुंचता है, भाई कलर उतर रहा है फिर से ब्लैक कलर कर दे इसको। क्या हुआ, अब वो पहले जाता था 1.5 महीने में एक बार, अब जाता है 15 दिन में एक बार। हुआ क्या, कलर करने का फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 200 रुपए लगते हैं कलर करने के। ठीक है, अगर 200 रुपए कलर करने के लगता है, उसमें मेरा 20% प्रॉफिट है, 40 रुपए का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट अब मैं क्या करूँ, महीने में पहले ये बंदा आता था मेरे पास 1.5 महीने में एक बार, अब भी 1.5 महीने में एक बार बाल कटाता है, पर ये जो एडिशनल एक सर्विस ऐड हुआ है ना, वो 1.5 महीने में मेरे को 40-40-40 120 रुपए का प्रॉफिट दे जाएगा। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, प्रोडक्ट का मैंने बता दिया आपको फ्रीक्वेंसी का, कि एक बार हैंडल बेच दो तो भाई ब्लेड खरीदने मेरे ही पास आना पड़ेगा उससे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा बिजनेस टाइप, हम भी फ्रीक्वेंसी और ट्रांजेक्शन बिल्ड करते हैं, हम भी कस्टमर को रिपीट बनाते हैं। आपने देखा होगा पहले एक कस्टमर आता है 7 स्टार का कोर्स लेता था हमारा, जब स्टार्टिंग में थे, लिया, लेके गया था भाई, अच्छा लगा, थोड़ा और देखते। तो वो पहले पहले शुरू होता था बाउंस बैक से जर्नी। बाउंस बैक में एक इवेंट किया, 2-3 घंटे 4 घंटे का इवेंट, उसके बाद एक प्रोडक्ट में आया, एक प्रोडक्ट से फिर हाई टिकट प्रोडक्ट में मूव किया, फिर बीसीबी से वो एलटीएम में आता था, एलटीएम से वो फिर आता था एलएफपी। एलएफपी आया, एलएफपी में सर्विस अच्छी मिली, एलएफपी में सर्विस अच्छा मिलने के बाद वो कहते हैं सर अब अगर आगे बताओ। अब हमारे पास सीजीपी है, वो सीजीपी लेता है। पहले कंसल्टेंसी था विवेक सर का, तो डायरेक्ट कंसल्टेंसी लेता था। कंसल्टेंसी जब लेता था तो चार्जेस हाई होने की वजह से ना वो बहुत ज्यादा लोग लेते नहीं थे। बट अभी सीजीपी मिड लेवल पे एक प्रोडक्ट है, वो आपके लिए भी एडवांटेज है। एलपी वाले कस्टमर जो आपके सेटिस्फाइड है, उनको आप सीजीपी में ले आओ, सीजीपी से ऑटोमेटिकली आईपीओ की जर्नी में आ जाएंगे, आईपीओ से विवेक सर का कंसल्टेशन तो वैसे भी मिलता रहेगा। तो दैट इज हाउ यू बिल्ड द फ्रीक्वेंसी। मैं अगर नया कस्टमर एक्वायर करना चाहूंगा ना, मेरा खर्चा है, सेम कस्टमर को 10 बार लाने में मेरा खर्चा है, उसे तो बस सर्विस देना है, जो मेरा काम है। सर्विस अच्छा दो, वो खुद घूम के आता रहेगा आपके पास मल्टीपल टाइम। तो 3 चीजें हमने मतलब फोकस करा है, इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर, इंक्रीज एवरेज टिकट साइज, कस्टमर की काउंट कैसे बढ़ाओ, एवरेज टिकट कैसे बढ़ाओ, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाओ। देन आता है हमारा इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ये वो तरीका है जो हम बहुत कम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जैसे ही मतलब एटलीस्ट अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव है तो बिल्कुल ही नहीं रेकमेंड करते। अब भाई मैं ये फोन मेरा कॉम्पिटिटिव बेच रहा है कि भाई मे भी 20,000 रुपए का, ठीक है, मैं आता हूँ उस समय, मैं आगे तो नहीं भाई, मैं तो पढ़ के आया था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, मैं 25 में बेचूंगा। भाई कस्टमर तो बेवकूफ नहीं है, कस्टमर उसी के पास जाएगा, उससे 20,000 में खरीदेगा, मेरा प्रोडक्ट मेरे स्टॉक में पड़ा रहेगा, नॉन मूविंग इन्वेंट्री बन जाएगा, आज से 2 साल बाद स्टोर की कीमत 0 है। उस टाइम तक टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है। तो प्राइस आप कब बढ़ा सकते हो, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं जब मार्केट में और कोई नहीं बेच सकता। मैं कोविड के टाइम पे देख लो, कोविड के टाइम पे अगर कोविशील्ड का इंजेक्शन उन्होंने 10,000 रुपए का भी रखा होता ना, तो भी आप पहुंच जाते लगवा, जिसकी पेइंग कैपेसिटी है वो पक्का पहुंच। क्यों, 10,000 रुपए बढ़े, जान बढ़ी, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओ, 10 का 15 कर दो तो भी लेगा। तो जो प्रोडक्ट में आप ब्लू ओशन में हो, जहां पे आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, वहां पे प्रोडक्ट की प्राइस सर्विस के प्राइस पे खेल सकते हो। बट
एंश्योर वन थिंग, कॉम्पिटिटर कल के दिन चाहे तो भी एंट्री ना ले पाए। अगर एंट्री ले पाया ना तो मार्केट में वो आपको विलेन बना देगा। मार्केट जैसे ही वो घुसेगा ना, मार्केट बोलेगा ठीक है अब तक ये लूट रहा था हमें, अब सस्ते में मिल रहा है। जो कि एग्जांपल अगर आप देखो एयरटेल एयरसेल के साथ हुआ। एयरटेल एयरसेल महंगा डेटा देता था, जैसे जियो आया डेटा सस्ता कर दिया, वो लोग प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के कमा रहे थे, जियो ने कम करके इतना कमा लिया सोच भी नहीं सकते। जैसे कम किया लोग बोले भाई एयरटेल एयरसेल बीएसएनएल सब लोग मिलके हमें लूट रहे थे, बीएसएनएल तो खैर प्राइसिंग कम कर दी। एयरटेल एयरसेल वोडाफोन आइडिया हर चीज जितने भी बेसरकारी कंपनी थी, उन्होंने बोला कि भाई ये लोग तो हमसे बहुत पैसा ले रहे थे इस सर्विसेज की, नहीं भाई इनसे नहीं लेंगे, मूव कर जाएंगे दूसरे पे। तो प्राइस गेम इज समथिंग जिसपे हम लोग बहुत कम रेकमेंड करते हैं लोगों को। दिस इज समथिंग दैट वी रेकमेंड। फिफ्थ वन, एड ए न्यू प्रोडक्ट लाइन। ये क्या मदद करता है, ये आपकी सारी चीजों को एग्जांपल से देखो। अगर फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल फोन बनाता हूँ, ठीक है, अब मैं बोला भाई स्मार्ट वॉच भी बेचूंगा, स्मार्ट वॉच भी बनाऊंगा, नया स्मार्ट वॉच ऐड किया, मेरे कस्टमर बढ़ गए। जिन लोगों को पास ऑलरेडी मोबाइल है बट स्मार्ट वॉच नहीं है, अब तक वो मेरे कस्टमर नहीं थे, अब वो मेरे कस्टमर है, मेरे कस्टमर बढ़ गए, एवरेज टिकट साइज बढ़ गया। मैं मोबाइल के साथ एक किसी भी कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग का लेता हूँ, सैमसंग के मोबाइल के साथ अगर सैमसंग की आप घड़ी खरीदते हो, ठीक है, स्मार्ट वॉच खरीदते हो, तो 1000 रुपए का डिस्काउंट, एवरेज टिकट साइज बढ़ गया। आया था कितना खर्चा करने, 25,000 रुपए का, अब 25,000 फोन का प्राइस है, 20,000 रुपए घड़ी का भी प्राइस है, 45,000 रुपए, 2,000 रुपए भी डिस्काउंट दे दूंगा तो भी ठीक है, एवरेज टिकट साइज बढ़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि भाई मेरे यहाँ पे पता है मुझे पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो उसके साथ मैं बोट की, हैमर की, नॉइस की, पता नहीं जितने भी ब्रांड्स है उनकी मैं वॉचेस साथ में कॉम्बो बना के बेच सकता हूँ। आजकल इस चीज में एक कंपनी है मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही है, दैट कंपनी नेम इज नथिंग, नथिंग सीएमएफ। उसके आप देखो ना, उसको वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा उसने कॉम्बो बना रखा है, फोन के साथ हेडफोन का कॉम्बो, हेडफोन लोगे तो हेडफोन के साथ और क्या चीज ले सकते हो उसका कॉम्बो, कवर का कॉम्बो, उसके बाद वो टैब में यूज होने वाले पेन का कॉम्बो, वो कॉम्बो बना के ऑलरेडी बेच रहा है। तो उन्होंने नया प्रोडक्ट लाइन ऐड किया जो ब्रांड आइडेंटिटी को डाइल्यूट नहीं कर रहा है, सेम सप्लाई चेन में बिक सकता है, सेम सोर्सिंग है, सेम एम्प्लॉय से बिक सकता है। नया प्रोडक्ट लाइन ऐड किया, एवरेज टिकट साइज बढ़ गया। मैं गया खरीदने फोन, साथ में देखा हेडफोन डिस्काउंट में मिल रहा है, मैंने परचेज कर लिया। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे होगा, अब भाई जिस दुकान ने फोन बेचा वहीं पे अगर मेरे फोन का कवर मिल जाए, फोन का कवर एक इंसान कितने दिन रखता होगा, मेरे ख्याल से 2-3 महीने रखते हैं, उसके बाद उनको नया कवर चाहिए होता है, नया डिजाइन चाहिए होता है, द शिफ्ट राइट, द चेंज द प्रोडक्ट, वो कस्टमर मेरे पास वापस आएगा लेने, कवर लेने के लिए। मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ा दी, मैंने बोल दिया कि भाई डिश मेरे यहाँ से ले रहे हो, टाटा से, मेरे यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लाइन जब ऐड होगा तो उसके बेसिस पे मैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे चेंजेस कर सकता हूँ। और इस पे द बेस्ट थिंग इज मैं अपने नॉन कस्टमर, नॉन कंज्यूमर को आई कैन एक्चुअली कन्वर्ट दैट पर्सन इनटू कंज्यूमर। ठीक है, एग्जांपल के लिए बिस्किट बनाता था, शुगर वाले लोग नहीं खाते थे, डायबिटीज वाले लोग नहीं खाते थे, मैंने शुगर फ्री प्रोडक्ट बना दिया। अब शुगर फ्री में बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं, तो फिर मैं जो है प्राइस भी बढ़ा सकता हूँ। जो लोग मेरे दुकान से बिस्किट लेते थे उनके घर में उनके पेरेंट्स को हो सकता है शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, मेरा एवरेज टिकट साइज बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, साथ में मेरा प्रोडक्ट का प्राइस भी मैं बढ़ा सकता हूँ। दैट्स हाउ ये 5 चीजें जो है ये आपके बिजनेस के टर्नओवर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कस्टमर को बोलिए, कस्टमर से पूछिए कि भाई इन 5 में से कौन सी चीज आप करने वाले हो और क्यों करोगे, कैसे करोगे। फ्रेमवर्क भी बड़ा सिंपल है, 5 चीजें भाई, 5 पॉइंटर है, 5 में से कौन सा करोगे डिसाइड कर लो, क्यों करोगे कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर बढ़ाऊंगा, क्यों बढ़ाऊंगा भाई, मेरे लिए आसान है कस्टमर बढ़ाना। कस्टमर नहीं बढ़ाऊंगा, क्यों नहीं बढ़ाऊंगा भाई, यहाँ पे लोकल एरिया में सर्विस जाएगा, मैं बाहर बेच नहीं सकता, नहीं बढ़ाऊंगा, मैं एवरेज टिकट साइज बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, नया प्रोडक्ट ऐड करूंगा, नया सर्विस ऐड करूंगा, रिकरिंग कर दूंगा सर्विसेज को, उस तरीके से बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आपका कस्टमर आंसर लिखेगा, आपको बताएगा कि भाई 5 में से कौन सा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर देते, सबसे पहला फ्रेमवर्क आज हमने किया है पोर्टफोलियो के ऊपर, कौन सा प्रोडक्ट रखना चाहिए कौन सा नहीं, किस तरीके से प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन होती है, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, ये कवर हुआ, ये आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हो। देन हमने कवर किया 5R मॉड्यूल, जो कि रिकरिंग कस्टमर बिल्ड करने का एक महत्वपूर्ण टूल है। 5R मॉड्यूल में आपको दोबारा बता देता हूँ क्या क्या है। रेटिंग, रिव्यू, रिटेंशन, रेफरेंस एंड रिव्यू।
रेटिंग कैसे बढ़ेगा, रिव्यू कैसे बढ़ेगा, अच्छा पॉजिटिव कैसे आएगा, कस्टमर लंबे वक्त तक यूज कैसे करेगा, रेफरेंस मेरे लिए कहाँ से लाएगा, और साथ में कस्टमर बार बार परचेज कैसे करेगा। अब उसके बाद हमने टर्नओवर पे किया, यहाँ पे बात करूंगा करो, इन क्वेश्चंस को यूज करो वाइजली, ताकि उनके अंदर वो इंसाइट बिल्ड होना शुरू हो जाए, उन्हें पता चले कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और आपसे खुद पूछे कि हाँ भाई मेरे को समझ आ गया मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, आप बताओ सही कैसे करें। सही कौन करेगा? सही इवेंट में विवेक सर करेंगे, अगले 1 साल तक कोचेस करेंगे उनके साथ, राइट। तो इस तरीके से इन फ्रेमवर्क्स को आप लोग अपने सेल्स पिच में यूज कर सकते हो। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ओवर टू यू विवेक सर। सो थैंक यू सो मच अरुणबा सर, आपने बहुत ही अच्छे से ये तीनों के तीनों फ्रेमवर्क्स के ऊपर हमारे सभी आईबीसीस को क्लैरिटी मिली, क्लैरिटी दी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको क्लैरिटी मिली इन फ्रेमवर्क्स के ऊपर। एक बार जरा जो लोग कैमरे पे प्लीज मेरे को थम्स अप करके बताइएगा, 5R क्या होता है, रेटिंग रिव्यू पूरा का पूरा मैकेनिज्म 5R के जरिए कैसे बिल्ड किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड अपना टर्नओवर आपको अपने आपके कस्टमर को कैसे वो इंक्रीज कर सकता है इन फ्रेमवर्क्स की सहायता से। एक चीज आप लोगों को जो है लग रही होगी कि फीलिंग आ रही है कि ये फ्रेमवर्क जो है यार गेम चेंजर है, पावरफुल है। आ रही है फीलिंग या नहीं? किस किस को आ रही है, एक बार जरा हैंड रेस करके बताइए। हाँ, ठीक है। तो हाँ, अब जो मैं इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था दोस्तों, वो ये है। मैंने आप लोगों